चलिए दोस्तों, तुम लोग कहाँ तक आईपीएससी यानी पूरा पढ़ लिए थे। यानी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, ईथर, नाइट्रो जो भी था सारा फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ लिए थे। चलिए, चूँकि हम पढ़ ही रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत ही शानदार टॉपिक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और स्कोरिंग चैप्टर भी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हम अगला जो पढ़ते हैं, हम आइसोमर पढ़ते हैं। समावयवता, समावयवता, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। और इससे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। जैसे पूछ लेता है कि ब्यूटेन के कितने समावयव है, पेंटेन के कितने हैं, हेक्सेन के कितने हैं, हेप्टेन के कितने हैं। तो ज़्यादातर आपको हेक्सेन तक पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए कि हेक्सेन में कितने समावयव संभव है। समावयव कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आप हेक्सेन बना लिए तो 6 कार्बन का एक श्रृंखला बना लेते हैं, तो उसको कितने तरीकों से उस स्ट्रक्चर को पुनः बना सकते हैं आप। वही तरीका, जितने तरीकों से आप बना सकते हैं वो उसका समावयवता होता गया। यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी कि वैसे कार्बनिक यौगिक देखिए, समावयवता किसको बोलेंगे, इसको समझिए पहले। जितना भी दुनिया में कार्बनिक यौगिक है, यदि उसका अणुसूत्र समान है और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तथा भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हो, वो सारे यौगिक एक दूसरे के समावयव होंगे तथा उन सभी की घटनाओं को हम क्या बोलेंगे, समावयवता। अब आणविक अणुसूत्र समान होने से नहीं, कुछ और क्राइटेरिया आए हैं, वो भी समान होने चाहिए। जैसे आणविक द्रव्यमान होना चाहिए, आणविक जो सूत्र है वो बराबर होना चाहिए। उसके बाद आपको जो होता है वेपर डेंसिटी, जिसको आप वाष्प घनत्व कहते हैं, वो भी समान होना चाहिए। तो पहले लिख लेते हैं हम परिभाषा, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए क्या क्या बराबर होना चाहिए। यानी कि जिसका अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान होना चाहिए, और आणविक द्रव्यमान भी बराबर। आणविक मोलिकुलर मास, आणविक द्रव्यमान भी क्या होना चाहिए जी, समान होना चाहिए। दूसरा बात क्या, वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी, ये भी समान होना चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला, जिसको मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र, ये सूत्र क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अणुसूत्र समान होना चाहिए, यानी वैसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, आणविक द्रव्यमान समान हो, वाष्प घनत्व समान हो, मूलानुपात सूत्र समान हो। यानी मूलानुपात एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, तो यानी कि जब निकालेंगे, ये तो आपको आगे की बात है, जब निकाला जाता है तो वैसे जान लीजिए कि वेपर डेंसिटी जब निकालते हैं, वेपर डेंसिटी वो मोलिकुलर मास बटे 2 होता है, मोलिकुलर मास बटे 2 होता है। यानी कि जो वाष्प जो घनत्व होता है वो कैसे निकालते हैं हम, आणविक द्रव्यमान बटे 2, आणविक द्रव्यमान डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपको वाष्प घनत्व कहा जाता है। लेकिन 10th में उतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल क्या कहेंगे कि वैसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र एवं रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो, एक दूसरे के समावयव होते हैं तथा इसकी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, समावयवता। तो ये बात तो जानते हैं कि अणुसूत्र समान होना चाहिए, आणविक द्रव्यमान समान होना चाहिए, वाष्प घनत्व समान होना चाहिए, मूलानुपाती सूत्र समान होना चाहिए। परिभाषा के दृष्टिकोण से कि वैसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, संरचना सूत्र एवं रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म अलग अलग, भौतिक गुणधर्म अलग अलग
अलग, एक दूसरे के क्या होंगे, समावयव होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, समावयव होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, समावयव होते हैं। तथा इसकी घटना को, तथा इसकी घटना को समावयवता कहते हैं। इसी घटना को क्या बोलेंगे, समावयवता, समावयवता कहते हैं। फिर से समझिए, अनुसूत्र समान होना चाहिए, यानी कि इसका जो अनुसूत्र है वो समान होना चाहिए, जितना कार्बन है जितना हाइड्रोजन है उतना ही उसमें भी रहना चाहिए। दूसरा जो स्ट्रक्चर अलग बन रहा है उसमें भी सब कुछ समान रहना चाहिए, लेकिन संरचना देखिए अलग हो रहा है। और भौतिक, जैसे संरचना अलग हुआ तो उसका भौतिक और रासायनिक गुण अपने आप अलग हो जाएगा, तो एक दूसरे के समावयव कहलाएंगे। तथा प्रत्येक घटना जो हो रहा है उन तमाम घटनाओं को हम लोग क्या बोलेंगे जी, समावयवता बोलेंगे। अब हम लोग धीरे धीरे जानेंगे कि ब्यूटेन के कितने समावयव संभव है, उसके बाद पेंटेन के कितने समावयव है, यानी कि ब्यूटेन के कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, पेंटेन के कितने अलग संरचनाएं बनाई जा सकती है, और हेक्सेन के कितने अलग स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, वही अलग अलग स्ट्रक्चर यानी आपको समावयवता कहलाएंगे। तो पहले इन परिभाषाओं को उतारिए, उनकी जो क्राइटेरियाएं हैं जो फुलफिल होना चाहिए, तब हम बोलेंगे उन सारे यौगिक को समावयव यौगिक बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो अनुसूत्र समान, आणविक द्रव्यमान, वाष्प घनत्व कैसे निकालते हैं, तो आणविक द्रव्यमान बटे 2, इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो पहले इन चीजों को पहले आप उतारिए। चलिए, तो हम लोग समावयवता पढ़ लिए कि समावयवता क्या होता है। आप जानते हैं कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, पहला जो टारगेटेबल क्वेश्चन है वो है ब्यूटेन के कितने समावयव संभव है। पहला यही क्वेश्चन पूछता है और सबसे ज़्यादा बार बोर्ड में यही पूछा गया, ब्यूटेन के कितने समावयव संभव है, समावयव संभव है। पुनः हम बता देना चाहते हैं कि समावयव क्या है, कि जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन के कितने तरीके से उनको स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। जो ब्यूटेन है उनको कितने तरीकों से अलग अलग संरचनाएं ब्यूटेन के बनाई जा सकती है। देखिए, पहले ब्यूटेन बनाइए, 1 2 3 4, यही हो गया ब्यूटेन। और अगर ब्यूटेन में जितना भी कार्बन है जो चेन का फॉर्मेशन कर रहा है, वो अगर सिंगल चेन का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल है, नॉर्मल, तो उसको लिखा जाता है एन ब्यूटेन। अब देखिए, इसमें से एक कार्बन को हटा करके हम सेकेंड पोजीशन पर लगा दिए, सेकेंड पोजीशन पर लगा दिए। अभी भी कार्बन की संख्या कितना है जी, 1 2 3 4। ऊपर में भी कार्बन की संख्या कितना था, 1 2 3 4, यानी कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और हाइड्रोजन जो अटैच होगा कार्बन से, उनकी संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी होता है 4, तो 4 बॉन्ड सबको बना दीजिए, यानी कि हाइड्रोजन दे दीजिए। चलिए दे दीजिए। अब देखिए, दूसरा जो हमारा संरचना बना कि एक को हटा के हम सेकेंड पोजीशन पर, अब इन सभी की वैलेंसी को पूरा कीजिए। 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ आपको, और 3 हाइड्रोजन यहाँ, और 1 हाइड्रोजन यहाँ। ऊपर में देखिए कार्बन 4 था, हाइड्रोजन कितना था, 3 3 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, C4H10 था। नीचे में भी C4H10, यानी अनुसूत्र समान होना चाहिए। 3 3 6 3 9 1 10। नीचे में भी कितना कार्बन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, यानी कि अनुसूत्र तो हमारा समान है, अनुसूत्र समान है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अनुसूत्र समान रहना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अलग है आपको। तो यही तो परिभाषा था कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, जैसे स्ट्रक्चर हुआ अलग, तो इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। तो चलिए, इसका जो नाम होता है वो नाम होता है आइसोब्यूटेन, नॉर्मल नेम, यानी कि इसको हम साधारण नेम भी बोलते हैं, तो आइसोब्यूटेन। लेकिन इसका IPSC नाम क्या हो गया, तो बताइए। 2 नंबर पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल। और मेन चेन में कितना है, मेन चेन में कितना कार्बन है जी, तो मेन चेन में 3 कार्बन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल
प्रोपेन। यानी कि ब्यूटेन के दो ही समावयव संभव है, यानी कि ब्यूटेन के दो प्रकार के ही स्ट्रक्चर संभव है। यदि हम दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं तो सेम स्ट्रक्चर रिपीट करना प्रारंभ कर देता है, और सेम स्ट्रक्चर रिपीट करना मान्य नहीं होगा समावयव में। इसीलिए ब्यूटेन के कितने समावयव संभव है? ब्यूटेन के दो समावयव संभव है। ब्यूटेन के दो समावयव संभव है। इसको भी आई मान लीजिए, चूंकि एग्जाम में बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। कोई पूछेगा कितना संभव है ब्यूटेन के जी, तो दो समावयव संभव है ब्यूटेन के, दो समावयव संभव है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए, फिर आते हैं हम पेंटेन पे। चलिए, तो लिखा हुआ पहले से था ही, तो यहाँ हम लिख देते हैं, सिर्फ खाली क्या लिख दे, पेंटेन। पेंटेन के कितने समावयव संभव है? पेंटेन बनाते 1 2 3 4 5। चलिए, इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए हाइड्रोजन को अटैच कीजिए कार्बन से, और कार्बन का वैलेंसी सबको पता है 4 है, तो 4 बॉन्ड बनवाइए। 4 बॉन्ड बनवा रहे। अनुसूत्र समान होना चाहिए, अनुसूत्र में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अनुसूत्र में देखते हैं कितना है, तो देखते हैं इसका 5 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 3 इधर 3 इधर, 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 हाइड्रोजन। जितना भी हम इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे सबों में कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 12 हाइड्रोजन और 5 कार्बन होना चाहिए, यानी अनुसूत्र समान होना चाहिए। चलिए, अभी जब भी हम बोले थे कि जब नॉर्मली हम बनाते हैं, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। अब चलिए, अब क्या किए 4, अब एक कार्बन को उठा के सेकेंड पोजीशन पर, तो इसका नाम हो गया कौन सी? आइसो पेंटेन। ये हो गया साधारण नाम। अगर हम लिखते हैं आईपीएससी नाम, तो इसका हो गया 2 मिथाइल, और मेन चेन में कितना कार्बन? 1 2 3 4, तो मेन चेन में 4 कार्बन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये हो गया आईपीएससी नाम। तो पहला स्ट्रक्चर ये संभव था, दूसरा स्ट्रक्चर ये संभव है, तीसरा और बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बनाइए। एक कार्बन पर 2 को अटैच हम कर, देखिए 1 2 3 4 5, अभी भी 5 कार्बन है, लेकिन पोजीशन कार्बन का चेंज है। दूसरा बात स्ट्रक्चर भी अलग है, यानी कि इसको बोलते हैं हम न्यू पेंटेन। क्या बोलते हैं? न्यू पेंटेन। यानी अगर सेकेंड पोजीशन पर 2 कार्बन, एक ऊपर एक नीचे रहता है, तो उस पोजीशन को न्यू बोला जाता है। अगर सेकेंड पोजीशन पर एक कार्बन, तो उसको आइसो बोला जाता है। इसका आईपीएससी नाम अगर हम लिखते हैं, तो आईपीएससी नाम देखिए क्या हो गया, 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है, तो 2,2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, और मेन चेन में कितना कार्बन? 1 2 3, मेन चेन में कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रोपेन हो गया। यानी इनके अलावा अब पेंटेन के स्ट्रक्चर संभव नहीं है, इसीलिए पेंटेन के कितने समावयव हो गए जी? तो पेंटेन के 3 समावयव संभव है। और बता दूं कि तीनों संरचना जो अलग अलग संरचनाएं बनी है, तीनों में कार्बन की संख्या 5 और हाइड्रोजन 12 है। आप इनको गिन भी सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन तीनों का अनुसूत्र समान है, अनुसूत्र में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अनुसूत्र समान है, यानी कि कोई अनुसूत्र, यानी जो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन अनुसूत्र इसका समान है। जब अनुसूत्र समान है, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होगा। तो पेंटेन के कितने समावयव संभव है? तो पेंटेन के 3 समावयव संभव है। पेंटेन के कितने समावयव? तो पेंटेन के 3 समावयव है। इससे पहले हम पढ़ाए थे ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का कितना था? तो 2, और पेंटेन का कितना हो गया? 3। और तीनों को बनाना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना, चूंकि एग्जाम में बनाने के माध्यम से आपको पूछा जाता है 3 नंबर या 2 नंबर में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम आते हैं हेक्सेन पर। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए हेक्सेन तक ही पूछा जाता है। हेक्सेन के कितने समावयव संभव है? बनाइए हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। इसको हो गया नाम इसका नॉर्मल हेक्सेन। फिर एक कार्बन को उठाए सेकेंड पोजीशन पर जोड़ दिए, 4 1 5 1 6, इसका हो गया नाम, आपको पता है कि आइसो हेक्सेन। उसके बाद बताए थे, दोनों पर जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, इसका नाम हो गया न्यू हेक्सेन। आईपीएससी नाम भी लिखते चलिए आप लोग। आईपीएससी नाम इसका क्या हो गया? 2 मिथाइल पेंटेन। मेन चेन में 1 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल पेंटेन। आईयूपीएससी नाम हो गया, इसका नाम क्या हो गया? 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। मेन चेन में 1 2 3 4,
ब्यूटेन। अभी तक 3 को संभव है। अब आगे देखिए, 1 स्ट्रक्चर संभव, दूसरा स्ट्रक्चर, तीनों डिफरेंट। जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो डिफरेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 सेकेंड नंबर पर तो जोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं। तो अब इसको एगो को थर्ड नंबर पर जोड़िए और 6 पूरना चाहिए। 2 3 5 1 6। तो 1 2 3 4 काउंटिंग इधर से भी स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे ही मिथाइल ग्रुप आएगा। तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल। और मेन चेन में 5 गो तो पेंटेन। ये भी अलग संरचना है। और 5 में देखिए क्या करे, एक को 2 पर जोड़ देते हैं और एक को 3 पर जोड़ देते हैं। तो 2 2 4 1 5 1 6। तो ये गया 1 2 3 4। मेन चेन में कार्बन की संख्या 4। 2 नंबर पर देखिए मिथाइल है और 3 नंबर पर भी क्या है, मिथाइल है। नाम भी अलग है, 2,3 डाई मिथाइल। और मेन चेन में कितना है, 4 है। तो ब्यूटेन, यानी पेंटेन का बस यही इतना ही संरचना संभव है। यानी पेंटेन का हेक्सेन का 5 के बाद अगर किसी संरचना को बनाने की हम कोशिश करते हैं तो वो रिपीट करना प्रारंभ कर देगा। तो रिपीट विल नॉट अलाउड इन द केस ऑफ द आइसोमेरिज्म ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं संरचना होना चाहिए। और नामकरण हमने कर रखा है। तो हेक्सेन के कितने समावयव संभव हो गया जी, हेक्सेन के 5 समावयव संभव है। हेक्सेन के 5 समावयव संभव है। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं। आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा एक कदम आगे डीपली भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। समावयवता का वर्गीकरण अगर पूछ दे, चूंकि अब लेवल तो चूंकि बढ़ रहा है। समावयवता के प्रकार, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता, और एक होता है त्रिविम, जिसको पढ़ना नहीं है, ये 11-12 का चीज है। त्रिविम समावयवता, इसको 10th के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना। अब इनके प्रकार को संरचना में भी अलग अलग प्रकार, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता, उसके बाद आपको हो गया पोजीशन, स्थान या स्थिति, स्थान समावयवता, और 3 को पढ़ना है बस। एक होता है क्रियाशील समावयवता। यही समझ लेते हैं फटाफट करके। श्रृंखला का मतलब चेन में परिवर्तन होना चाहिए, और स्थान का मतलब पोजीशन चेंज होना चाहिए, और क्रियाशील का मतलब हो गया कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होना चाहिए आपको। जैसे श्रृंखला समावयवता की बात हम करते हैं। श्रृंखला समावयवता मतलब चेन आइसोमेरिज्म इसको बोला जाता है। चेन में जब डिफरेंस होगा, यानी वैसे कार्बनिक यौगिक, यानी कि कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन के कारण जो समावयवता का निर्माण होता है, उसको हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप क्यों न हो, अगर उनके पोजीशन में हम चेंज कर देते हैं तो उसको बोलेंगे स्थान समावयवता। अब देखिए यहाँ मेन चेन में कार्बन की संख्या कितना है जी, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इसका नाम हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉर्मल पेंटेन। कोई दिक्कत? चलिए हम समझ रहे हैं अब किसको, श्रृंखला समावयवता के उदाहरण को समझना चाह रहे हैं। अब देखिए क्या किए, कार्बन को उठा के सेकेंड नंबर पर जोड़ दिए। अब अभी बताइए, ऊपर वाला जो था नॉर्मल पेंटेन, उसके मेन चेन में कितना कार्बन था, तो मेन चेन में कितना कार्बन, तो 5 कार्बन था। अब यहाँ इसके मेन चेन में कितना कार्बन है जी, 4 कार्बन है। तो बताइए मेन चेन में कार्बन की जो मेन चेन, जो कार्बन का जो श्रृंखला बना, तो उस श्रृंखला में ऊपर में कार्बन की संख्या मेन चेन में 5 था, लेकिन नीचे वाले कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितना है, 4 है। तो श्रृंखला में कार्बन की संख्या चेंज होने से श्रृंखला अलग हो गया। तो श्रृंखला में विभिन्नता होने के कारण, चेन में डिफरेंस होने के कारण जो समावयवता जनरेट होता है उसको बोलते हैं श्रृंखला समावयवता, यानी नॉर्मल पेंटेन। और इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन किस प्रकार का समावयवता है, तो ये है श्रृंखला समावयवता।
किस प्रकार का समावयवता है जी? श्रृंखला समावयवता है, क्योंकि श्रृंखला में परिवर्तन है। ऊपर वाले श्रृंखला में 5 कार्बन और नीचे वाले श्रृंखला में आपको 4 कार्बन, तो श्रृंखले चेने डिफरेंस हो गया। तो चेने के डिफरेंस के कारण जो समावयवता आइसोमेरिज्म जनरेट होता है, दैट इज नोन एज द चेन आइसोमेरिज्म। अब दूसरा हम समझते हैं स्थान समावयवता को, देखिए पूछने की संभावना है। स्थान यानी जो अगर क्रियाशील जो समूह है, जो फंक्शनल ग्रुप है, चाहे अल्कोहलिक क्यों ना अटैच हो, अगर उसका पोजीशन चेंज हो जाता है तो उसको बोलेंगे हम क्या? स्थान समावयवता। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे ये हो गया आपको। अभी इसका जो नाम देखिए, अभी अल्कोहल कितने पोजीशन पर जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पर। तो इसका क्या नाम होना चाहिए सो बताइए। 4 गो है तो ब्यूटेन, ई हटाकर लेकिन 2 पर ऑल, अल्कोहल के लिए सफिक्स ओएल लगाते हैं तो ब्यूटेनॉल होना चाहिए, लेकिन ऑल होगा लेकिन कितना पोजीशन पर? 2 नंबर पर, तो ब्यूटेनॉल हो गया। ठीक यही अल्कोहल वाला ही बनाते हैं। अब बताइए तो अल्कोहल का पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले अल्कोहल 2 नंबर पर था, अब अल्कोहल कितने नंबर पर हो गया? 1 नंबर पर हो गया। यानी कि जो क्रियाशील समूह है, जो क्रियाशील मूलक है, उसके स्थान में परिवर्तन हो गया। पहले यहाँ था 2 नंबर पर, अब यहाँ हो गया 1 नंबर पर। जब स्थान में परिवर्तन हो जाए तो उस प्रकार के समावयवता को बोलते हैं स्थान समावयवता। यानी ये दोनों आपस में क्या है? स्थान समावयवता है। इसका नाम क्या है? ब्यूटेनॉल, यानी 1 पर OL है। तो ये दोनों आपस में किस प्रकार का समावयवता है जी? तो स्थान समावयवता है। क्या है? स्थान समावयवता है। स्थान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले समावयवता को स्थान समावयवता कहते हैं। अब चलिए इधर देखते हैं, एक इसको भी समझ लेते हैं, क्रियाशील समावयवता को भी। क्रियाशील में समावयवता किसको बोलेंगे? कि कार्बनिक, वैसे कार्बनिक यौगिक या क्रियाशील अलग अलग। इसमें इस समावयवता में क्या होगा कि क्रियाशील ही अलग हो जाएगा, यानी फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाएगा। एक में अगर अल्कोहल है तो दूसरा में एल्डिहाइड होना चाहिए, अगर दूसरा एल्डिहाइड है तो कीटोन। 2 अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह होना चाहिए। जैसे देखिए ये, और ये देखिए ये क्या है जी? अल्कोहल है, और यहाँ क्या है? कीटोन है। क्रियाशील यानी क्रियात्मक समूह ही अलग हो गया। तो क्रियाशील समूह अलग होने के कारण उत्पन्न होने वाले समावयवता को हम क्या बोलेंगे? क्रियाशील समावयवता। क्या बोलेंगे? क्रियाशील। तो ये दोनों आपस में क्या है? क्रियाशील समावयवता या क्रियात्मक समावयवता। तो क्रिस्टल क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया कि श्रृंखला यानी कि चेने में डिफरेंस, मेन चेन में 5, मेन चेन में 4 कार्बन, जो समावयवता जनरेट होगा श्रृंखला समावयवता। अगर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन चेंज हो गया, ये 2 नंबर पर, तो पोजीशन के कारण उत्पन्न होने वाले समावयवता को स्थान समावयवता। और अगर फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाए, इसमें अल्कोहल था इसमें कीटोन हो गया, तो अलग अलग क्रियात्मक समूह ही हो गया, जिसके कारण जो जनरेट होगा समावयवता उसको हम क्या बोलेंगे जी? क्रियाशील यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों समावयवता के जो प्रकार है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इनको उतारिए, इनके पूछे जाने की संभावनाएं 100% है। चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं समजातीय या स्वजातीय, जिसको होमोलोगस सीरीज भी कहा जाता है। समजातीय, समजातीय या स्वजातीय श्रेणी, इसको होमोलोगस सीरीज भी कहा जाता है। होमोलोगस सीरीज भी कहा जाता है, यानी कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसमें आपको क्या होना चाहिए? एक समान क्रियात्मक समूह होना चाहिए। एक समान क्रियात्मक समूह, एक समान क्रियात्मक समूह होना चाहिए। और 2 समूहों के बीच में कितना का अंतर होना चाहिए जी? CH2 का अंतर होना चाहिए। कितना का अंतर होना चाहिए? CH2 का अंतर होना चाहिए। और तीसरा बात क्या होना चाहिए? कितना दोनों के समूहों के बीच में जो वेट का अंतर है वो 14 यूनिट का अंतर होना चाहिए।
14 यूनिट का अंतर होना चाहिए। इसको भाषा में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वैसे कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसमें एक समान क्रियात्मक समूह हो तथा दो क्रियात्मक समूहों के बीच CH2 का अंतर हो तथा द्रव्यमान में 14 यूनिट का अंतर हो, उस श्रेणी को हम क्या बोलेंगे? सजातीय श्रेणी बोलेंगे। यानी वैसी कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसमें एक समान क्रियात्मक समूह, एक समान क्रियात्मक समूह तथा दो समूहों के बीच कितना का अंतर होना चाहिए? दो समूहों के बीच CH2 का अंतर होना चाहिए। अंतर होना चाहिए। उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम अल्केन समूह का ही सदस्य लेते हैं और अल्केन के बारे में जानते हैं आप, किसका फार्मूला होता है? CnH2n+2n बराबर 1 2 3। अल्केन का सबसे छोटा सदस्य मीथेन होता है, मीथेन ले लिए। फिर दूसरा सदस्य क्या होता है? इथेन होता है, यानी कि C2 4 2 6। फिर क्या होता है? C3H 6 2 8 हो गया। चलिए, ये मीथेन है और ये क्या है? इथेन है। और ये क्या है जी? प्रोपेन है। अब देख लेते हैं CH4। यहाँ देखिए CH4 है। कार्बन कितना है जी? एक है। इसमें कार्बन कितना है? एक है, तो एक कार्बन का अंतर है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। नीचे में हाइड्रोजन कितना है? 6 है, तो 4 2 हाइड्रोजन का अंतर है, तो पता है CH2 का अंतर आ रहा है। और अगला में देख लिए 2 है 3 है, एक कार्बन का अंतर, 6 से 8 हो रहा है, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर, यानी कि CH2 का अंतर होते जाएगा। जितना भी अल्केन समूह का सदस्य बनाएंगे प्रत्येक में CH2 का अंतर होगा। और वजन देख लेते हैं 14 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए कार्बन का वजन, कार्बन की परमाणु संख्या 6 पर 6 दूना 12 ग्राम वजन, 12 4 16 इसका वजन हो गया। चलिए, हाइड्रोजन का 1 होता है 4 हाइड्रोजन, तो 12 4 16। एक कार्बन का भी बताए हैं 12 दूना 24 6 30 30, यानी देखिए 14 में कितना जोड़ेंगे कि 30 होगा, तो 14 यूनिट जोड़ेंगे, यानी कि 14 यूनिट का द्रव्यमान में अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ 30 हुआ, यहाँ देखिए 1 का 12 या 36 8 44, यानी कितना का अंतर आ रहा है जी? 14 यूनिट का अंतर आ रहा है। यानी कि इस प्रकार का जब होगा तो उसको हम बोलेंगे ये तीनों आपस में क्या है? सजातीय श्रेणी है। अब एक समान क्रियात्मक समूह कहने का तात्पर्य हो गया कि चलिए क्रियात्मक समूह को जोड़कर हम लेते हैं। एक समान क्रियात्मक समूह होना चाहिए। अब चूंकि हम कार्बन की संख्या 12 ही क्यों न रहे हो, लेकिन क्रियात्मक समूह देखिए एक समान आ रहा है। ये तीनों आपस में क्या होंगे? सजातीय श्रेणी होंगे। कौन श्रेणी होंगे? सजातीय श्रेणी होंगे, जिसमें एक समान क्रियात्मक समूह है, CH2 का अंतर है, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और वजन में मास में 14 यूनिट का अंतर है। उस प्रकार के श्रेणी को हम क्या बोलेंगे? सजातीय श्रेणी। ये भी पूछा जाता है, तो सजातीय श्रेणी को भी आप लोग सीरियसली पढ़ लेंगे।